तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है अपने को, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है भाई? कैपेसिटर ये कुछ इस टाइप से दो बॉडीज होंगी, है ना, और एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होती है। क्या होती है? एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। एनर्जी स्टोर की जाती है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बात की थी कि एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर की जाएगी, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड लिमिटेड एरिया में रखा जाएगा, यानी कि इन्फानाइट तक फैली हुई है, तो उसका हम यूज़ नहीं कर पाते और वो सिस्टम को प्रभावित करता है। इसलिए तो लिखें, और हमेशा इसमें क्या होगा, बाउंडेड रहेगी फील्ड के अंदर। तो जैसे यहाँ आपने प्लस का चार्ज दिया है, इसको यहाँ पे आपने प्लस का चार्ज दिया है, तो आउटर सरफेस पे कौन सा चार्ज रहेगा? माइनस का। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ से कहाँ बनेगा, बताइए मेरे को ज़रा। अरे प्लस से माइनस ही तो बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कहाँ से कहाँ बनेगा? प्लस से माइनस ही डेवलप होने वाला है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसी भी फील्ड लाइंस होंगी यहाँ, उसी में क्या होगा, ये जो एनर्जी होगी, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो क्या होगी? स्टोर होने वाली है, ठीक है। उसी का यूज किया जाएगा, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो लिख दीजिए, इट इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इट इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इट इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करने वाली डिवाइस है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? इसका यूज होता है कैमरे के फ्लैश के अंदर। एक साथ एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है। कैपेसिटर एनर्जी रखता है और उसकी प्रॉपर्टी होती है बटन दबाया तो एक साथ पूरी एनर्जी छोड़ देगा अपनी। तो कैमरे का फ्लैश जो आता है ना, उसके अंदर इसका यूज होता है कैपेसिटर्स का। और डेफिब्रिलेटर एक उपकरण है, आपने देखा होगा भी, देखो वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, हीरो मरने वाला हो जाता है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, भाग करके मर ही जाता है, ऑलमोस्ट डेड, तो उसको वो लगाते हैं ना ऐसे, फिर उछल के पड़ता है ऐसे, वो डेफिब्रिलेटर होता है, शॉक दिए जाते हैं उसके। बहुत सारे कैपेसिटर्स जुड़े रहते हैं। तो कैपेसिटर ऑलमोस्ट 10⁻⁸ सेकंड में अपनी एनर्जी क्या कर देता है? दे देता है अगली चीज़ में। तो एक शॉक लगता है, झटका लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिससे धड़कने वापस आ जाएँ, है ना। तो इसके लिए उसको बोलते हैं डेफिब्रिलेटर। तो उसमें यूज़ होते हैं, आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड में यूज़ होता है, कि आगे देखेंगे अपन बताएंगे। कीबोर्ड में एक प्लेट होती है नीचे, और ऊपर से जो आप बटन दबाते हो, तो बटन दबाने की वजह से उन दो प्लेटों के बीच में जो दो प्लेटों से मिलकर जो कैपेसिटर बनता है, उनके बीच का गैप कम ज़्यादा होता है, उससे कैपेसिटेंस बदल जाती है। वो डिटेक्शन कंप्यूटर करता है कि आपने पी दबाया, क्यू दबाया, आर दबाया, इस तरह से। तो वहाँ भी कैपेसिटर ही होता है, कैपेसिटर का यूज़ है। तो बहुत सारे यूज़ हैं कैपेसिटर के, अच्छे। तो लिखिए इसमें, तो लिख दिया आपने, इट इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द स्टोर्ड एनर्जी कैन बी यूज्ड, the stored energy can be used anytime when we require it, जब भी ज़रूरत हो हम उस स्टोर्ड एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। for that charge must be stored on conductor, चार्ज कहाँ स्टोर होना चाहिए? कंडक्टर पे। चार्ज मस्ट बी स्टोर्ड ऑन कंडक्टर। सेकेंड लिखिए, इट शुड नॉट इंटरफेयर अदर थिंग्स, अन्य चीज़ों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट इंटरफेयर अदर थिंग्स, फॉर this there must be two conducting surfaces, covering each other, टू कंडक्टिंग सरफेसेज कवरिंग ईच अदर। दो कंडक्टिंग सरफेस होंगे हमेशा, जैसा कि दिखा रखा है आपको डायग्राम में, वैसे ही। लिखिए मेथड ऑफ चार्जिंग,
तो वन सरफेस मस्ट बी गिवन प्लस क्यू चार्ज, one surface must be given plus q charge and other must be minus q charge, other must be minus q charge. ये कंडक्टर हैं दो आपके पास, एक के ऊपर एक कंडक्टर है। अब इसको कैपेसिटर बनाना है, तो ये कैपेसिटर कब बन जाएगा भैया? जब यही कंडक्टर जो आपने लिया हुआ है, इसी कंडक्टर में क्या आ जाए, इनर सरफेस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाए, माइनस का, और आउटर पे कौन सा हो जाए, या आउटर पे कोई सा भी कोई सा हो सकता है डेवलप, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस का चार्ज डेवलप हो गया, तो यहाँ कौन सा चार्ज डेवलप होगा, माइनस का, जैसा कि अभी बनाया भी था अपने डायग्राम, है ना। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो जाएगा। तो ये क्या बन गया है अभी, ये कैपेसिटर बन गया है। ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू। माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों चार्ज दिखा दिया अपन ने। तो ये क्या बन गया आपका, एक कैपेसिटर बन गया है। ये यूज करने के लिए तैयार है, इन चार्जेस को यूज किया जा सकता है, देखेंगे अभी अपन आगे। ऐसे ही दो स्फीयर से मान लो, दो मेटल प्लेट्स होनी चाहिए ना, अभी बताया था, कवरिंग ईच अदर। तो यहाँ पे आपने पहले से मान लिया कि 3Q चार्ज है इसके ऊपर आउटर सरफेस पे, और आपने अंदर वाली को दे दिया कुछ 4Q का चार्ज दे दिया आपने। कितने का दे दिया, 4Q का चार्ज दे दिया आपने, यहाँ दे दिया 4Q। तो यहाँ इनर सरफेस पे कितना आएगा, पढ़े हो ना आप, बताइए कितना आएगा, अरे बताइए, -4Q, -4Q, यहाँ आएगा -4Q। तो आउटर सरफेस पे कितना आ जाएगा, प्लस का 7Q। तो ये कैपेसिटर बन गया, प्लस से माइनस वाला, समझ गए रहे हो बात को, ये कैपेसिटर बन गया। आपसे पूछे कि चार्ज ऑफ कैपेसिटर कितना है, तो कितना बताओगे, चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछे तो कितना बताओगे, 4Q। चार्ज ऑन कैपेसिटर 4Q, ये जो प्लस प्लेट वाला है, जो आमने सामने, बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना। कैपेसिटर ये है, जैसे ऐसे प्लेट्स दे दी जाएं, अब इस पे दे दिया आपको 3Q चार्ज और इस पे दे दिया 5Q चार्ज। तो प्लेट्स में पता ना कैसे कैसे चार्ज आने वाला है, कितना कितना आएगा बताइए, यहाँ कितना चार्ज आएगा आउटर सरफेस पे, और नेट सम का हाफ, भूल गए क्या, 4Q आएगा ना। तो यहाँ अंदर कितना बचा, -Q बचा, और यहाँ क्या बचा, +Q, और बाहर कितना बचा, 4Q। बाहर तो आधा आधा आता है ना, अपने आप ही बचेगा। तो यहाँ ये माइनस का चार्ज आ गया, यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, प्लस का। तो ये कैपेसिटर बन गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगी। समझ गए बात को। अब पूछे इस कैपेसिटर का चार्ज कितना है, तो कितना बोलोगे, Q, प्लस Q, प्लस वाले चार्ज को बोला जाता है प्लस। एक प्लेट के चार्ज को दिखाया जाता है। कैपेसिटर का चार्ज पूछे तो किसको दिखाना है, एक प्लेट के चार्ज को बोला जाता है, वो कैपेसिटर का चार्ज है। वैसे तो नेट चार्ज क्या होना है कैपेसिटर का, 0, +Q -Q मिलके क्या होना है, 0 सब जगह। चार्ज ऑफ कैपेसिटर पूछे तो क्या बोलेंगे अपन, एक प्लेट का चार्ज बोलेंगे +Q। क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या? ये है, लिखिए मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ चार्ज होल्डिंग, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ चार्ज होल्डिंग। लिखिए फॉर वैक्यूम कैपेसिटर, फॉर वैक्यूम कैपेसिटर you can give any amount of charge, you can give any amount of charge, you can give any amount of charge for dielectric filled capacitor अरे वैक्यूम का कैपेसिटर, वैक्यूम है बीच में, तो क्या दे सकते हो आप, कुछ भी चार्ज दे सकते हो। तो फॉर वैक्यूम कैपेसिटर यू कैन गिव एनी अमाउंट ऑफ चार्ज, एंड फॉर डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर, फॉर डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर maximum charge is that charge, maximum charge is that charge
which can create electric field for dielectric breakdown. For dielectric breakdown. For dielectric breakdown. For dielectric breakdown. हैं? कैसे भाई? जैसे आपके पास में मान लीजिए कि ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है आपके पास में। अब इसमें वैक्यूम है बीच में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कितना भी चार्ज दे सकते हो आप इसको। वैक्यूम है तो इसको कितना दे दो, इसको कितना दे दो, कोई ब्रेक डाउन नहीं होना। लेकिन वैक्यूम ना होकर के इसी कैपेसिटर में क्या हो जाए, ये कोई कैपेसिटर है, इसी के अंदर क्या हो जाए, एयर भर दी जाए। एयर, थोड़ा मैं बाहर से बड़ा बना लेता हूँ, ये इसमें एयर भर दी, एयर भरने से क्या होगा, ये जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, एयर भरी हुई है, और यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा चार्जेस की वजह से, प्लस से माइनस की ओर या प्लस से माइनस की ओर, चाहे इधर प्लस हो चाहे उधर हो, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ एयर जो है वो कंडक्टर बन जाती है। ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन का मतलब है कि एयर बिकम्स कंडक्टर, एयर बिकम्स कंडक्टर। आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में इतना पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, तो कंडक्टर की तरह से बिहेवियर करता है। आकाश से बिजली गिरती है तब भी यही होता है, लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है तब भी यही होता है। बहुत सारा चार्ज जो एक साथ अर्थ में जाता है, तो हवा जो है वो क्या बन जाती है, कंडक्टर बन जाती है, तो उसके अंदर से करंट आता है। और कई बार देखो 33,000 वोल्ट की लाइन, 11,000 वोल्ट की लाइन के पास कहते हैं हवाई करंट लग गया, दूर से 3-4-5 फीट दूरी से लग गया, वो दूरी से क्या लग जाता है, वो एयर जो वहाँ की क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, हाई पोटेंशियल होने की वजह से, वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके आसपास। समझ में आई बात? और इसकी वैल्यू जो होती है वो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होती है। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी जनरेट हो गया तो हवा जो है वो क्या बन जाएगी, कंडक्टर बन जाएगी। एयर में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया तो इसकी ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ भी कहलाती है एयर की, ठीक है। तो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर का ज़्यादा से ज़्यादा आप डेवलप कर सकते हो। लिख दो इसको, लिखो फटाफट लिखो। अब जैसे ये कैपेसिटर है, इसमें हवा भरी हुई है, एयर फील्ड कैपेसिटर है, एयर फील्ड कैपेसिटर है। तो यहाँ जो हवा भरी हुई है इसके अंदर, उसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। मान लिया कि इसकी प्लेट्स का एरिया ए है और प्लेटों के बीच की दूरी डी है, स्मॉल डी, तो इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा रे दो प्लेटों के बीच में। यहाँ का चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ का चार्ज माइनस क्यू है, बताइए ज़रा। तो बीच में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अरे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लीजिए आप, तो σ/2 ε0 इस प्लेट की वजह से होगा और σ/2 इसकी यहाँ प्लस चार्ज मानोगे तो σ/2 इसकी वजह से और σ/2 इसकी वजह से, दोनों का नेट कितना हो जाएगा, σ/ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कितना, ऐसे लिख लीजिए, चाहे अलग अलग आपको ध्यान होना चाहिए, σ/2 ε0 प्लस σ/2 ε0 दैट इज इक्वल टू σ/ε0 एंड दैट इज इक्वल टू Q/A ε0। अरे सिग्मा कितना है, Q/A ही तो है दोनों प्लेटों पे, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस Q/A ε0
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। तभी तक तो ब्रेकडाउन नहीं होगा, तभी तक तो कैपेसिटर है। इससे ज़्यादा हुआ तो गड़बड़। तो Q मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 इंटू 10⁻⁶, यही तो आएगा। तो इससे ज़्यादा हो गया तो, इस वैल्यू से ज़्यादा हो गया चार्ज तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। जो आप स्टोर कर रहे थे एनर्जी वो स्टोर नहीं होगी, फिर ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे। ये मानिए कि आपने जो एनर्जी स्टोर की थी एक टंकी के अंदर स्टोर कर रहे थे, पानी इकट्ठा कर रहे थे यूज़ करने के लिए, और टंकी फट गई आपकी, वेस्ट हो गई, अब कोई यूज़ नहीं, यूजलेस हो गया। समझ में आई बात? इस तरह से मान लीजिए कि स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल है, मान लिया कि इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस है 2r, और इसको कुछ चार्ज दिया गया है +q, और इसको चार्ज दिया गया है कितना -q। तो q चार्ज की वजह से किसी जनरल डिस्टेंस x पे जाएंगे तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा इस q की वजह से, kq/x²। अरे यही तो होगा कि कुछ और होगा? इसकी वजह से भी तो आएगा, -q की वजह से भी तो। अरे आएगा कि नहीं आएगा? इसका तो हो गया kq/x², इसका नहीं आएगा क्या माइनस वाले का? अरे बोलो, आएगा ना? कितना आएगा? मैं ना ये निकाल लूँगा। हाँ, तो फिर इतना धीमे धीमे क्यों बता रहे हो, इतना स्लो रिस्पॉन्स? और कुछ तो हाँ भी कर रहे हैं, गर्दन हिला रहे हैं कि हाँ हाँ आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, है तो हैं। ये कौन ध्यान रखेगा? ये होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है, अंदर जीरो होता है, ठीक है। यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इसके अंदर कितना है? अंदर ही अंदर वाले स्फीयर के अंदर जीरो ही है, नेट नेट नेट, ठीक है ना। तो ध्यान रखो, पगलाओ मत। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद रखनी है, वही यूज़ होने वाली है यहाँ, और करंट भी यूज़ होने वाली है, दोनों यूज़ होंगी। तो kq/x² ये होगी। तो मैक्सिमम कहाँ होगी? यदि मैक्सिमम वाली जगह पे ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो फिर कहीं नहीं होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जगह पे ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो कहीं नहीं होगा। तो मैक्सिमम कहाँ होगा? सरफेस पे इसके। कितना? kq/r², दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁶। अरे है ना। तो दिस चार्ज मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू, दिस चार्ज q मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू क्या? 3 इंटू 10⁻⁶ r² डिवाइडेड बाई k की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अरे लिखने का तरीका है कैसे? q इक्वल्स टू 4πε0 r² इंटू 3 इंटू 10⁻⁶। सही लिखा गया? ये r² चला गया, k की वैल्यू 1/4πε0 ऊपर आ गई, तो 4πε0 r² 3 इंटू 10⁻⁶। लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, इससे बराबर या इक्वल, ठीक है, छोटा है इक्वल। तो ये इससे ज़्यादा हुआ तो टंकी फट जाएगी, यूजलेस हो जाएगा कैपेसिटर। लिख दीजिए फटाफट, करते चलो करते चलो, करते चलिए फटाफट। कर लिया नोट? जल्दी करो जल्दी।
स्टैंडर्ड कैपेसिटर होते हैं 3 तरह के, 3 स्टैंडर्ड कैपेसिटर्स। तीन स्टैंडर्ड कैपेसिटर होते हैं, कौन कौन से? पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पीपीसी। इसमें क्या होता है, 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं, जैसा हम अभी बना भी रहे थे ऐसा। इसको कैपेसिटर में कब कन्वर्ट हो जाएगा ये? जब इस पे चार्ज आ जाएगा। इधर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस क्यू, और इधर कौन सा आएगा? माइनस क्यू। ठीक है, तो ये क्या बन गया? कैपेसिटर बन गया। इसके प्लेटों के बीच की कुछ दूरी होगी डी, इसका कुछ एरिया होगा प्लेट्स का ए। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। दूसरा जो कैपेसिटर होता है, जेई एडवांस में सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, मेंस में तीनों पूछे जाते हैं। ठीक है, एडवांस वाले पैरेलल प्लेट ही मान के चलते हैं, बस इसी पे सवाल बनाते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होगा? 2 कंसेंट्रिक स्फीयर्स होंगे, कंसेंट्रिक स्फीयर्स होंगे, एक ये स्फीयर और एक ये स्फीयर। और बाहर वाले को क्या किया जाता है? अर्थिंग किया हुआ रहता है, और इसको दिया जाता है चार्ज अंदर वाले को। जैसे मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया तो क्या होगा बताओ? बाहर अपने आप अंदर माइनस क्या आ जाएगा? माइनस क्यू आ जाएगा कि नहीं आएगा? माइनस क्यू आएगा, और जो बाहर प्लस डेवलप होगा वो अर्थ से न्यूट्रल हो जाएगा। समझ रहे बात को? इंडक्शन होता है ऐसे। या इसी को ऐसे कर लेते हैं हम कि ये एक है, तो इसको जनरली आपने किसी और मेथड से कुछ ऐसा ही दिखा देते हैं जनरल, कि प्लस क्यू, और यहाँ कौन सा चार्ज दे दिया आपने? माइनस क्यू। इतना ही अर्थिंग नहीं दिखाएं तो भी काम चलेगा। इनकी कुछ रेडियस होंगी, एक की R1 और आउटर की R2। अंदर वाले की R1 रेडियस है और आउटर वाले कितनी है? R2 है। तो ये कौन सा कैपेसिटर है? स्फेरिकल कैपेसिटर बन के तैयार है आपके पास में, जिसका चार्ज कितना है? क्यू है। तीसरा जो है वो कौन सा है? सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल में क्या होता है भैया? ऐसा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ऐसा। इसमें इस सिलेंडर के इस पार्ट को चार्ज दिया जाएगा, इनर पार्ट को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, और वो बाहर वाला अर्थिंग रखते हैं, इसका भी अर्थिंग रखते हैं, सबका ही अर्थिंग रखते हैं, रख सकते हैं। ये बाहर वाला अर्थिंग तो माइनस क्यू अपने आप इंड्यूस हो जाएगा ना। इसको भी अर्थिंग कर देंगे तो माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा, और जनरली वैसे दिखाएं तो वैसे दिखा देंगे। यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस क्यू। यहाँ प्लस क्यू या माइनस क्यू। ठीक है, एक पे प्लस क्यू, एक पे माइनस क्यू। क्लियर है? इनकी रेडियस कितनी है? इनर रेडियस इसके अंदर वाले की R1 है, और इसकी बाहर वाले की कितनी है? ये वाली जो रेडियस है ये R2 है, और ये लेंथ इसकी कितनी है? L है। और ये रेडियस जो है R1 एंड R2 मच लेस देन L है। ये लंबाई काफ़ी बड़ी होती है और रेडियस क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है, बना दो फटाफट बना दो। पंखे में जो कंडेंसर होता है ये भी एक कैपेसिटर ही है, तो उसमें सिलिंड्रिकल कैपेसिटर देखा ना, ऐसे सिलेंडर सा लगा रहता है, वो सिलिंड्रिकल होता है। सेल टाइप जो लगा रहता है वो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है। लिखिए, एक नोट लिखिए। एवरीबडी नोज, बना रहे हो? बनाओ बनाओ जल्दी बना लो।
लिखिए, everybody knows total charge on capacitor is 0। टोटल चार्ज क्या होता है? 0 होता है। टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0, बट चार्ज ऑन कैपेसिटर refers magnitude of charge on one plate, चार्ज का मैग्नीट्यूड किसी एक प्लेट का, मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव चार्ज, समझ गए? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन प्लेट, एनी वन प्लेट। नेक्स्ट ले ले, कैपेसिटेंस। इसको कैपेसिटी भी कहा जाता है, पुरानी किताबों में इसको कैपेसिटी भी वर्ड यूज किया जाता है। कैपेसिटी, कैपेसिटेंस या कैपेसिटी, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी, ठीक है ना? चार्ज कितना स्टोर किया जा सकता है वो उसकी एबिलिटी है। कहते नहीं कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये कोई काम कितना कर सकता है, कैपेसिटी। कोई वेट उठाना है तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये 40 kg उठा सकता है, 80 kg उठा सकता है, ये 120 kg कैपेसिटी है। कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम एबिलिटी, मैक्सिमम एबिलिटी किसी चीज़ की, किसी काम को करने की। तो यहाँ कैपेसिटी से क्या काम करवा रहे हैं हम? चार्ज स्टोर करवा रहे हैं, एनर्जी स्टोर करवा रहे हैं। तो मैक्सिमम चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है, कैपेसिटेंस कहलाती है। कैसे? जैसे कि कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर को आप चार्ज दे रहे हो, उसको चार्ज कर रहे हो, तो होगा क्या कि जो ही आप इसको चार्ज दोगे, बाहर से सप्लाई दे रहे हो, डी क्यू चार्ज ऐसे देते जा रहे हो इसको, तो अब ये खुद चार्ज जो आगे नेक्स्ट आने वाले चार्ज का क्या करता रहेगा? अपोज करता रहेगा। और पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? पोटेंशियल डेफिनेशन क्या है? जितना चार्ज देते जाएंगे इसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। अरे वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, अरे 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, इसकी सरफेस तक लाने में जो वर्क डन होता है, हमने कहा था कि यहाँ से भेजने में वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, या इन्फिनिटी से एक्सटर्नल एजेंसी को लाने में जितना करना पड़ता है, एक ही बात है ना? अब कोई कन्फ्यूजन थोड़ी, अब तो बता ही सकता हूँ ये बातें, ठीक है? तो जो वर्क डन होता है वो यहाँ का क्या होता है? पोटेंशियल। या वैसे भी हम समझें कि पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ता चला जाता है तो पोटेंशियल क्या होता जाता है? बढ़ता चला जाता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का मतलब लोअर पोटेंशियल, है ना? मोर पॉजिटिव चार्ज मतलब मोर पोटेंशियल, और मोर नेगेटिव चार्ज मीन्स लेस पोटेंशियल, ठीक है ना? कम पोटेंशियल होगा, ये ध्यान रखनी बात है। तो जो जो इसको चार्ज देते चले जाते हैं, मान लिया इसको चार्ज दे दिया क्यों आपने किसी इंस्टेंट पे, तो ये चार्ज क्यू जो है वो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा यहाँ जो जनरेट होगा पोटेंशियल यहाँ पे, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? क्यू। अब ये कंडक्टर ही है, चूँकि सिंगल कंडक्टर, तो हम क्या कहेंगे? वी कह देंगे। अरे इसकी सरफेस का पोटेंशियल कह देंगे वी प्रोपोर्शनल टू क्या है? क्यू है। जितना क्यू बढ़ाओगे उतना पोटेंशियल क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। लेकिन बढ़ाते बढ़ाते एक लिमिट ऐसी आएगी कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का ब्रेकडाउन या जो भी चीज़ होने लग जाएगी, तो वो इसकी मैक्सिमम एबिलिटी हो गई, इसको चार्ज दिए जाने की मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई, तो वो कितनी स्टोर कर सकता है वो। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट न्यूटन वाले कांस्टेंट की तरह है। कांस्टेंट ऐसे लिखते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V या Q इक्वल्स टू CV। समझ गए? ये C क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस कहलाती है। ये जो C है यही क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस कहलाती है। तो C कैपेसिटी, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको कैपेसिटेंस कहते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें। C इक्वल्स टू Q अपॉन V की फॉर्म में मैं लिखूँ और V को ले लूँ मैं 1 वोल्ट, तो बोलो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C, या C इक्वल्स टू Q, है ना? तो कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ चार्ज विच जनरेट्स या विच इंक्रीजेज इट्स पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट। अरे पोटेंशियल बढ़ा रहा है ना, तो आपको वो अमाउंट चार्ज का किसी कंडक्टर को दिए जाने पर जो उसका पोटेंशियल कितने से बढ़ा दे? 1 वोल्ट से बढ़ा दे, वो उसकी क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस कहलाती है। समझ गए?
तो लिख दीजिए इसमें आप, when a capacitor is charged, when a capacitor is charged, a potential difference is established, a potential difference। अब कैपेसिटर में दो प्लेटें होंगी तो वहाँ पोटेंशियल ना बोल के क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। और इस चैप्टर में कभी भी पोटेंशियल नाम आए तो उसको क्या मानना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस ही मानना है, क्योंकि कैपेसिटर में पोटेंशियल भी दे देते हैं कई बार सवालों में कि पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इज दिस, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही है, वो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ दोनों वर्ड यूज कर लेते हैं लोग बुक्स में। तो व्हेन ए कैपेसिटर इज चार्ज ए पोटेंशियल डिफरेंस इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन टू प्लेट्स, potential difference is established between two plates। This potential difference is proportional to charge given। This potential difference is proportional to charge given। तो कैपेसिटर ही बना देंगे अपन, ठीक है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेल्टा वी यहाँ जो डेवलप होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, ठीक है ना, यही आएगा। और लिखिए इसमें कि टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी we introduce a constant, we introduce a constant। constant क्या आएगा भाई, q इक्वल्स टू सी डेल्टा वी। अरे लगना तो ऐसे चाहिए था, डेल्टा वी इक्वल्स टू सी क्यू या ऐसा कुछ लगना चाहिए था, तो 1/c कह दो उस कांस्टेंट को, एक ही तो बात है। तो q इक्वल्स टू सी डेल्टा वी, ये रिलेशन आ गए, यही एक रिलेशन है बस जो इम्पोर्टेंट है, इसमें इसी का यूज होना है सबसे ज़्यादा। दिस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, दिस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन शेप, साइज एंड मीडियम इन बिटवीन। प्लेट्स के बीच में जो मीडियम भरा हुआ है, हवा है, वैक्यूम है, कुछ लिक्विड भरा हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा। शेप और साइज पे भी डिपेंड करेगा। ये जो सी है किस पे डिपेंड करेगा, शेप और साइज पे भी। स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, प्लेट्स वाला है, या कोई और स्ट्रक्चर का है, ठीक है। शेप साइज समझते हो ना, शेप मतलब आकृति, साइज मतलब आकार, बड़ा या छोटा, ठीक है। शेप मतलब डिज़ाइन, हाँ, उसकी डिज़ाइन कैसे किया गया है, वो सिलेंड्रिकल है कि प्लेट्स वाला है कि स्फेरिकल है, ये है। तो क्या लिखा आपने, शेप साइज एंड मीडियम इन बिटवीन, एंड इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, एंड इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो एक बार मतलब कैपेसिटर खरीद लिया आपने तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो गई है, फिक्स हो गई है, ठीक है ना। शेप साइज इन पे डिपेंड करती है, ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट, ये बदलती नहीं है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू चार्ज पे और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती है, तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको। मतलब जैसे टंकी एक बार खरीद के ले आए 1000 लीटर की टंकी, तो उसकी कैपेसिटी बदलती है क्या, उसकी कैपेसिटी कितनी है टंकी की, 1000 लीटर है। आप उसमें 2 लीटर पानी डालो तो 2 डालो, 200 लीटर डालो तो 200 लीटर डालो, आप 2000 लीटर डालो बाहर डाल देगी, उसकी कैपेसिटी कितने की है, 1000 लीटर की है। तो कैपेसिटर एक बार आप मार्केट से खरीद के ले आए, जितनी कैपेसिटेंस का या जितनी कैपेसिटी का उतना ले आए, तो वही है उसकी कैपेसिटेंस, वो नहीं बदलेगी। हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस।
क्या तरीका है भाई कैलकुलेट करने का? एक ही तरीका है स्टैंडर्ड। जैसे कोई कैपेसिटर है आपके पास में, तो क्या करना है आपको, दे दिया कैपेसिटर की इसकी कैपेसिटेंस निकालो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक प्लेट को प्लस क्यू चार्ज मान लो, दूसरी पे कितना मान लो, माइनस क्यू। आप मान लो, नहीं दिया हुआ है तो ठीक है ना, प्लस क्यू मान लो और माइनस क्यू मान लो। और फिर जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको आता है वो लगा लगू के क्या निकाल लो, इस सरफेस और इस सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के तरीके, कितने तरीके थे, 3 तरीके थे ना, ध्यान है? तो वो लगा लोगों के, जो भी तरीका आप लगाओ वो लगा लोगों के, इनके बीच का क्या निकाल लो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। और फिर क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस आपने एक बार निकाल लिया तो जो चार्ज आपने लिया था C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, Q अपॉन डेल्टा V। चार्ज में उसका क्या कर दो, भाग लगा दो। ये डेल्टा V जो आएगा वो Q की फॉर्म में आएगा। अरे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से निकालोगे तो डेल्टा V Q की फॉर्म में आएगा, तो उसका भाग लगा देना। Q से Q तो हो जाएगा कैंसिल और कैपेसिटेंस बच जाएगा जो कांस्टेंट होता है। अरे समझ में आएगी बात, कैपेसिटेंस आपके पास में बच जाएगा। क्लियर है? और आप चार्ज को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, अरे मान लो कि चार्ज को डबल कर दिया आपने तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी, हाँ डबल नहीं होगी, बहुत बढ़िया वही रहेगी। डबल मत कर देना कहीं देख के पगला जाओ, ठीक है? चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, रेशियो सेम रहेगा। ये तो कांस्टेंट है भाई, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। तो यही काम करना है बस। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अरे यूनिट बोल दो कैपेसिटेंस की, कूलाम पर वोल्ट या फैरेड भी लिखते हैं, कूलाम पर वोल्ट या फैरेड, FARAD, फैरेड बड़ा यूनिट होता है, कूलाम पर वोल्ट या क्या लिखते हैं इसको, फैरेड, काफ़ी बड़ा यूनिट होता है, इसलिए माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड, नैनो फैरेड ऐसे यूज़ करते हैं। स्मॉल यूनिट्स यूज़ करते हैं, लार्ज यूनिट है, लार्ज यूनिट काफ़ी लार्ज है। पूरी अर्थ कितनी सारी, अपन अर्थ को क्या देते हैं, चार्ज देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाइटनिंग होती है। 1800 कूलाम चार्ज एक बार में गिरता है अर्थ पे, लगभग ऑलमोस्ट 1800 कूलाम। बहुत बड़ा चार्ज होता है, एक कूलाम बहुत बड़ा अमाउंट होता है, पता है ना चार्ज का, छोटी मोटी चीज़ों पे तो आएगा ही नहीं, ठीक है? तो अर्थ के ऊपर, अर्थ की जो पूरी अर्थ की जो कितना चार्ज अपन देते हैं, लेते हैं, अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन का समंदर है, पोटेंशियल का जीरो ही बना रहता है, न्यूट्रल बना रहता है, उस अर्थ की कैपेसिटेंस भी अभी अपन निकालेंगे, वो 711 माइक्रोफेरेड आती है। माइक्रोफेरेड, एक फेरेड नहीं होती वो, एक फेरेड तो बहुत बड़ी है, कई अर्थ लगानी पड़ेंगी, तो इसलिए बहुत बड़ा यूनिट है। इसलिए इनकी जगह पे क्या यूज करते हैं हम, पिकोफेरेड, माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड, समझते हो ना इनका यूनिट, नैनो पिको, ये तो हैं, लिख दो। अब निकालते हैं अपन अलग अलग की, अलग अलग कैपेसिटर्स की निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बताओ। 3 स्टैंडर्ड है इनकी, तो निकाल ही लेते हैं अपन, है ना? यही पूछी जाएंगे आपसे, बाकी किसी की पूछे तो भी आप निकाल दोगे। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होता है भैया, ऐसे सिलेंडर होते हैं 2, तो ये सिलेंडर है, एक ये सिलेंडर है, ठीक है? इसकी रेडियस कितनी है, R1, और ये आउटर वाली कितनी रेडियस है, ये वाली दूरी R2। क्या करें निकालने के लिए, ये लेंथ दी हुई है आपको कितनी, L,
तो सबसे पहला काम क्या है, हम चार्ज अज्यूम करेंगे। हम कहेंगे इसको ऊपर कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, प्लस क्यू। यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू। सबसे पहले यही करना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज अज्यूम कर लेने हैं। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद क्या करना है बे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का क्या निकाल लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आता है क्या, क्या होगा बताइए, इनफाइनाइट हैं लॉन्ग ये या काफ़ी लंबे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है काफ़ी लंबे के लिए, पोटेंशियल या ऐसे यहाँ से यहाँ जाएँ तो हम क्या निकालेंगे, V1 माइनस V2 इक्वस टू ई डॉट डी एल, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। अरे यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास में, लार्ज डिस्टेंस है L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वायर मान लेंगे पर यूनिट लेंथ का, तो कितना, यहाँ बाहर वाले की वजह से तो अंदर आएगा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर वाले के बाहर रहेगा, तो कितना होगा बताइए, तो 2 के लेमडा, लेमडा को क्या लिख लूँ, Q बाई एल, अरे लेमडा Q बाई एल पर यूनिट लेंथ का चार्ज अपॉन आर। कहाँ का निकाला है हमने, किसी जनरल डिस्टेंस आर का, किसी जनरल डिस्टेंस आर का, तो 2 के लेमडा अपॉन आर। अब V1 माइनस V2 निकालेंगे तो कितना आएगा बोलिए, डेल्टा V, यहाँ और यहाँ का डिफरेंस ही तो है V1 माइनस V2, तो डेल्टा V इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ रखेंगे ई डॉट डी एल, तो इधर लेके जा रहे हैं, तो ई डॉट डी एल, ई डी एल कोस थीटा कोस जीरो हो जाएगा, तो ई डी एल, तो इसका इंटू डी एल करोगे तो ये 2 के क्यू अपॉन आर तो आ जाएगा बाहर, आर आ जाएगा क्या बाहर, एल आएगा बाहर, तो 2 के क्यू बाई एल तो आ गया बाहर, 1 अपॉन आर इंटू डी आर कह दो आप, इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका 1 से 2 तक, कितना आ जाएगा, 2 के क्यू बाई एल लॉग, ये कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 तक, तो लॉग R2 अपॉन R1। बोलो डेल्टा वी आ गया कि नहीं आ गया। और एक बार आपने डेल्टा वी मिल गया आपको तो क्या कर दोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे इसको, ठीक है। तो C इक्वस टू क्या है, Q अपॉन डेल्टा वी, डेल्टा वी ये रहा, कितना आ जाएगा, 2 के क्यू बाई एल इंटू लॉग R2 बाई R1, Q से Q कैंसिल हो गया, तो C इक्वस टू क्या आ जाएगा भैया, L अपॉन 2K लॉग R2 अपॉन R1, या इसको K को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे तो 2 पाई एफ 2 कैंसिल हो जाएगा ना, अपॉन लॉग R2 अपॉन R1, ये याद रख लेना है, याद रखो तो एडवांस में तो काम आएगा नहीं, मेंस के लिए याद रख सकते हो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L लॉग R2 अपॉन R1। निकल गया, नोट करो फटाफट, अगला निकालें फिर। तो इस तरह से कैपेसिटी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्यू से डिवाइड कर देना है इसको। कर लिया।
नेक्स्ट लेते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या भैया, क्या करना है, वही तरीका, दो स्फीयर्स बना लेंगे अपन, दो स्फीयर्स ले लेंगे भैया, ये ले लिए दो स्फीयर्स, ठीक है। क्या करेंगे, तरीका क्या है, ये रेडियस है R1 और ये रेडियस कितनी है R2। तरीका बोलो, चार्ज अज्यूम कर लेंगे, इस पे Q है और इस पे कितना है -Q है। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, किस किस का, इस सरफेस और इस सरफेस के बीच का। तो ये पहली सरफेस कह देता हूँ मैं 1, इसको दूसरी सरफेस कह देता हूँ 2। तो बताइए यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा V1, यहाँ का पोटेंशियल बोलो, इसकी वजह से बोलो, खुद की वजह से, KQ/R1, तो KQ1/R1, और इस -Q की वजह से, -Q वाले की जितना सरफेस पे उतना ही तो अंदर होगा हर पॉइंट पे, तो इसकी सरफेस पे भी उतना ही आएगा, तो -KQ2/R2। क्लियर है। V2 बोलो कितना होगा, यहाँ बोलो, तो इसकी वजह से अंदर वाले की वजह, अंदर वाले का तो सेंटर की तरफ से बिहेव करेगा, सारा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, तो उसकी वजह से आएगा KQ/R2, तो KQ1/R2 माइनस KQ2 खुद का, खुद की सरफेस पे KQ2/R2 है ही, Q1 Q2 क्यों ले रहा हूँ मैं, Q ही तो है, अरे Q ही तो है, ये +Q है -Q है, तो KQ/R2। क्लियर है। दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस, अरे डेल्टा V, तो डेल्टा V कितना आ जाएगा बताइए, V1 - V2, ये में से ये घटाइए, ये घटाओगे तो इसका ये साइन माइनस का, ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो KQ/R2 तो कैंसिल हो गया, अरे हो गया ना, तो KQ1/R1 - 1/R2, अरे चेक करो, यही बचेगा क्या, तो क्या करेंगे, कैपेसिटेंस क्या होगी, इसका उल्टा, इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, KQ/R1/R2 R2 - R1, अरे एक ही तो बात है, तो C=Q तो कैंसिल हो जाएगा, और इसका उल्टा लिख दूँ, अरे Q/V, Q/डेल्टा V लिखोगे आप, तो Q/डेल्टा V लिखोगे तो Q से Q तो हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बनेगा ये 4πε0 R1/R2 अपॉन R2 - R1। इसको भी याद रखा जा सकता है JEE मेंस के लिए, ये थोड़ा बहुत कभी एडवांस में भी यूज़ होता है, वो नहीं होगा बिल्कुल भी यूज, और एडवांस वैसे PPC यूज़ होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी एडवांस में, याद रखा जा सकता है इसको, 4πε0 R1/R2 अपॉन R2 - R1। और इसकी एक स्पेशल कंडीशन होगी, स्पेशल केस क्या है इसमें, कि इफ़ R2 टेंड्स टू इन्फिनिटी, या आउटर रेडियस इन्फिनाइट पे हो जाए तो R2 इन्फिनाइट पे जाएगा, तो बोलो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, तो फिर यहाँ से देखोगे आप, R2 टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो KQ/R1 है, तो Q से Q कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, R1 ऊपर जाएगा और 4πε0, तो 4πε0 R1, तो 4πε0 R1, या R ही कह दो, जो भी R रेडियस, या R1 कह दो। ये आइसोलेटेड कैपेसिटर बोला जाता है, सिंगल आइसोलेटेड कैपेसिटर, सिंगल प्लेट, सिंगल आइसोलेटेड कैपेसिटर, कोई यूज का नहीं है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक फैला हुआ है, इन्फिनाइट तक फैला हुआ है, सबको प्रभावित कर रहा है बार, है ना, इसका कोई यूज नहीं है, यूजलेस है, ठीक है। सिंगल सेल आइसोलेटेड कैपेसिटर बोलेंगे इसको, सिंगल सेल आइसोलेटेड कैपेसिटर, एक ही सेल है इसमें, है ना।
अर्थ की कैपेसिटेंस बताओ, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। क्वेश्चन आ गया, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अर्थ क्या है? सिंगल सेल आइसोलेटेड कैपेसिटी तो है, ठीक है, दूसरी प्लेट का नहीं मालूम कहाँ है, इन्फिनाइट पे मान लो उसकी, ठीक है। तो क्या हो गया, अरे आपसे सिंपल कहेगी कोई स्फीयर है आर रेडियस का, उसकी कैपेसिटेंस बताओ, तो आप क्या बोलने वाले हो आज के बाद? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ही बोलने वाले हो आप, समझ गए ना। सिंगल सेल आइसोलेटेड हो गए, दूसरी प्लेट का नहीं पता कहाँ है। तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ बताइए, तो C इक्वस टू आर अपॉन के लिख दूँ क्या? अरे एक ही तो बात है, आर कितनी अर्थ की? 6400 किलोमीटर, मीटर में बदला, और ये 9 × 10⁹, तो कितना आया बोलो? 64/9 इंटू 5 या 10⁻⁻4, तो कितना आएगा ये? 9 7 63, 9 1 9, अरे ऐसे ना, फिर 9 1 9, यही तो आएगा, इंटू 10⁻⁻4, और इसको 10⁻⁻6 बना दो तो ये 711 लिख दूंगा ना, माइक्रोफेरेड। मैं बता रहा था ना 711 माइक्रो में आती है, देखो आप, इतनी छोटी आती है यूनिट को अपन देखें तो फेरेड एक बहुत बड़ा यूनिट है, इसीलिए नैनो फेरेड, पिको फेरेड यूज़ करते हैं हम। कई एक बार क्वेश्चन सीधा भी दे देते हैं, ये R/K की फॉर्म ही करो कि इसको 6300 किलोमीटर की रेडियस का मान लें तो सीधा कैंसिल हो जाएगा ना, 9 7 63, तो 700 माइक्रोफेरेड हो जाएगी, क्या दिक्कत है, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर लिखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कैसे निकालेंगे भैया? तीनों के निकाल लिया हमने, वो किसी भी कैपेसिटर के निकलवाए कैपेसिटेंस तो निकाल दोगे, वैसे स्टैंडर्ड 3 है, यही पूछते हैं, लेकिन कुछ भी आए तो आप निकाल दोगे। तरीका क्या है, एक पे प्लस क्यू मानेंगे, एक पे माइनस क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, क्यू को डिवाइड कर देंगे क्यू से उसको, ठीक है, क्यू में डिवाइड कर देंगे। ये है अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में क्या है, ये कोई कैपेसिटर है हमारे पास में, ये कोई कैपेसिटर है हमारे पास में। अब इसमें एनर्जी स्टोर्ड कैसे निकालें, तो हम क्या कर रहे हैं, शुरू में इन पे चार्ज कितना था? 0 0 था। अब थोड़ी देर में क्या किया हमने, यहाँ से कोई डी क्यू चार्ज को तोड़ा और इधर लाए, डी क्यू चार्ज को तोड़ा और इधर लाए, कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं दिखा दिया कहीं, तो डी क्यू इधर लाएंगे तो इस पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? अरे प्लस का चार्ज आएगा ना, इस पर प्लस का चार्ज डेवलप होगा। आप ये काम करते जा रहे हो, डी क्यू लेके आ रहे हो, और इधर कौन सा प्लस की कमी होती जाएगी, तो इस प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस का चार्ज आएगा। तो किसी इंस्टेंट पे माना कि आपने यहाँ प्लस क्यू आ गया और यहाँ कितना आ गया? माइनस क्यू। किसी इंस्टेंट पे माना कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पे माइनस क्यू, बीच में कोई इंस्टेंट चल रहा था, तब एक पे प्लस क्यू आ गया, माइनस क्यू। अब मैं डी क्यू चार्ज और लेके आऊँ तो, अब मैं यहाँ से डी क्यू चार्ज को और लेके आऊँ तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क की डेफिनेशन क्या है, डी क्यू चार्ज को लेके आऊँ तो डी डब्ल्यू इक्वस टू डी क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। बिल्कुल ठीक बात है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अरे इस प्लेट का कुछ V1 हुआ होगा, इसका क्या हो गया होगा कुछ V2, तो V1 माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस, उसके अगेंस्ट लाने में वर्क करना पड़ेगा, डी क्यू इंटू, यही होता है। अरे यही तो फॉर्मूला है वर्क डन का। तो डी डब्ल्यू इक्वस टू डी क्यू इंटू डेल्टा V ले लिया हमने। अब हमें पता है कि V1 माइनस V2 कितना होने वाला है, अभी निकाला हमने पीछे। अरे V1 माइनस V2 कितना होने वाला है, क्यों की फॉर्म में,
पोटेंशियल डिफरेंस इन दो के बीच में Q अपॉन सी, अरे लिख सकते हैं ना अभी कैपेसिटर के लिए Q अपॉन सी। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी क्यू इंटू क्यू अपॉन सी। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर दूँ, टोटल वर्क निकालना है और जो वर्क करना पड़ेगा इसको लाने, वही तो इसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, यही तो सीखे हम एनर्जी निकालने का तरीका। तो कहाँ से कहाँ तक करूँ इंटीग्रेशन, जीरो से लेकर कैपिटल क्यू तक टोटल चार्ज के लिए इंटीग्रेट कर दिया, तो कितना आ जाएगी एनर्जी, यही वर्क एनर्जी होगा। तो 1/c तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्यू डी क्यू का क्यू स्क्वायर बाई 2, यही आ गया हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। या इसको क्या लिख सकता हूँ, क्यू बाई सी को क्या लिखते हैं, अरे ये लिखा था अभी, वी लिखते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो हाफ तो ये है ही हाफ, और क्या लिखूं, क्यू बाई सी 2 बना लूँ, अरे सी बाई सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये लिख दोगे हाफ सी डेल्टा वी स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, तो लिख दीजिए, आगे एनर्जी स्टोर्ड। 3 तरीके के फॉर्मूले बनते हैं, जैसे वहाँ बन रहे थे ना करंट में पावर के, क्या P बराबर वी आई, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। हमारे काम के थे वी स्क्वायर अपॉन आर और आई स्क्वायर आर सीरीज पैरेलल के लिए, एक तीसरा बन रहा था। ऐसे यहाँ भी एक बनेगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, एक बनेगा हाफ सी डेल्टा वी स्क्वायर। पैरेलल के लिए ये काम करेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, सीरीज में क्या रहेगा, 4 सेम रहने वाला आगे यूज़ करेंगे तब हम। एक तीसरा और क्या बन जाएगा, अरे सी डेल्टा वी को क्या लिख दूँ, एक डेल्टा वी और सी को क्यू, हाफ क्यू इंटू डेल्टा वी, वो एक जनरल बन गया तीसरा। ठीक है, ये 2 ही यूज़ होते हैं वैसे अपने, ये याद रखने आपको। तो 2 फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। U इक्वल्स टू क्या आया, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी और हाफ सी इंटू डेल्टा वी का स्क्वायर, ये एनर्जी स्टोर्ड आ गई। डाई इलेक्ट्रिक भर दिया जाए तो भाई कैपेसिटेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये कर लिया नोट। डाई इलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर्स, को डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया जाए कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, तो क्या करेंगे, तो क्या होगा, यही कैपेसिटर है, अभी तो वैक्यूम है इसमें, और आपने क्या भर दिया इसी कैपेसिटर में प्लेटों के बीच में, डाइलेक्ट्रिक भर दिया, डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो कितना हो जाएगा, K भी लिखते हैं एप्सिलॉन R भी लिखते हैं, ध्यान है ना। अरे ये K वो K नहीं है, कूलाम कांस्टेंट नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K एप्सिलॉन R वाला। तो जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, हम कैसे निकाल रहे थे, हम पहले V1 माइनस V2 निकाल रहे थे EDR करके, अरे यही तो निकाल रहे थे। तो अब क्या निकलेगा EDR करोगे तो, अब E खुद जो है वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, या K लगेगा ना नीचे, तो वो 1/K टाइम्स हो जाएगा, होगा कि नहीं, और ये 1/K टाइम्स हो जाएगा। तो C का फॉर्मूला क्या था, Q अपॉन डेल्टा V, तो ये लगेगा भाग में आकर के, तो K चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो जो नई जो कैपेसिटेंस बनेगी C डैश, वो K टाइम्स C हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, K टाइम्स C। क्लियर है, तो डाइलेक्ट्रिक फिल कर देंगे हम पूरे प्लेट्स के बीच में, यहाँ पे हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, तो वो डाइलेक्ट्रिक फिल करने से उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है, K टाइम्स हो जाती है। क्लियर है, नोट कर दो फटाफट, K टाइम्स हो जाती है। इसकी यदि C थी तो उसकी कितनी हो जाएगी, KC। ठीक है,
हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं, एक बच गया, कौन सा कैपेसिटर बच गया अभी? पीपीसी बच गया ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी ओर निकाल लेते हैं कैपेसिटेंस। बताइए क्या होता है? ये दो प्लेट्स हैं, तरीका वही है। यहाँ कौन सा चार्ज आ गया? प्लस क्यू। यहाँ कौन सा चार्ज आ गया? माइनस क्यू। एरिया ए, बीच की दूरी डी। ये स्ट्रक्चर हमें पता है इसका ये होता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। बताइए क्या आएगा? V1 माइनस V2 इक्वल्स टू EDR। ई कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अभी निकाला था? कितना? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अबे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट था, तो सिग्मा की जगह क्या लिख दिया? Q अपॉन A। तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। डी की जगह कितनी दूरी है? डी है। अरे डी ही हो जाएगा। अरे EDL, तो ई तो ये आ गया, DL की जगह डी आ गया। ठीक है, तो सिंपल कैपेसिटेंस बोलो, क्यों कैंसिल उल्टा करके लिख दो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। बोलो। और इफ डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड, तब क्या हो जाएगी? बोलो। C इन मीडियम क्या हो जाएगी? K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये K वो K नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। एप्सिलॉन R से भी लिखते हैं कई बार इसको। क्लियर है? तो ये सारी कैपेसिटेंस अपन ने निकाल ली, कैपेसिटर्स के बारे में जानकारी ले ली। अब कल, आज इतना ही लेंगे, कल अपन क्या लेंगे? सर्किट्स देखेंगे, इसको कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे, किस तरह से इनको सर्किट्स में यूज़ करना है, ये कैसा बिहेवियर दिखाता है जब इसमें करंट छोड़ी जाती है, तब ये क्या बिहेवियर दिखाएगा, किस तरह से इसको यूज़ करने वाले हैं, वो हम कल के लेक्चर में लेंगे। आज इतना ही लेंगे। थैंक यू।